हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। मैं तो पहले से बेटर हूँ, पहले से बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन आप लोग कैसे हैं वो बताइए पहले। बढ़िया एकदम। चलिए, आज मैं कराने वाली हूँ जो हमारा क्लैट 2017 का जो पेपर हुआ था, मैं आज उसको सॉल्व कराने वाली हूँ। उसमें से मतलब पूरा तो नहीं हो पाएगा इतने छोटे से टाइम में, तो मैं उसका थोड़ा सा पार्ट हम उसको अब कर लेते हैं, बाकी का हम बाद में कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। तो उसी को मैं करूंगी, लेकिन आप ये सोच के अभी इसे आप स्किप नहीं करना है कि भाई ये तो क्लैट का कराने वाले हैं, नहीं। वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे एक बेसिक से लेके एक मतलब जुडिशरी तक में पूछे जाते हैं, मैंने वो क्वेश्चन उसमें से निकाले हैं। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ और क्या बोल रही हूँ। बिना देखे तो नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए वीडियो पूरा देखना है आपको। जब कंप्लीट वीडियो आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई हाँ क्या है क्लैट में और हमारे में क्या डिफरेंस है। क्लैट में क्या है कि बस केवल प्रिंसिपल लिख देते हैं कि भाई हाँ ये इसमें होने वाला है, लेकिन हमारे में वो नहीं रहता है। तो मैंने क्वेश्चन वैसे ही तैयार किए हैं ताकि एक के साथ में सभी का काम हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे पहले आपको करना क्या है वो आप अच्छे से जानते हैं। क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, इस पर आप इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको अवेलेबल रहती है, और क्विज वगैरह भी होती है। यहाँ पर जो भी हमारा एग्जाम नियर अबाउट होता है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ क्विज होती है, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी आपका कंफ्यूजन है, कुछ भी हेजिटेशन है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, या आपको किसी भी मैटर में आपको लीगल सजेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, कुछ आपको पे नहीं करना है, ये फ्री है, ठीक है। क्योंकि आप अगर सेटिस्फाई हैं, आपको अगर खुशी है, तसल्ली से हैं आप, तो मैं भी खुश हूं, मैं भी तसल्ली से हूं, ठीक है। चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ गया हमारा पेन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने इलस्ट्रेशन वाले क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। इसी से आपको पता चलेगा कि ये क्लैट में कहाँ और हमारे में कहाँ है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा मिलने वाला ही नहीं है जो हमसे मतलब हमसे मतलब जो आपके जुडिशरी तक के एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अभी रिसेंटली एपीओ का आने वाला है। अब ऐसा थोड़ा ही ना है कि सिलेबस कम है तो आपको नॉलेज केवल उतनी ही होनी चाहिए, नॉलेज तो आप प्रॉपर रखेंगे ना, क्योंकि इंटरव्यू तक तो वहां पे भी जाना है। ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू फेस नहीं करना है, जाना तो वहां पर भी है। चलिए शुरू कर लेते हैं। टी जस्ट टॉक सॉरी वॉकड ओवर द लैंड ऑफ पी टू रीच his house as it a shortcut. P had displayed a notice that it is not a thoroughfare. P did not cause any damage to the land. मैं समझा देती हूँ हिंदी में आपको। टी अपने मतलब होता है ना, जैसे हम शॉर्टकट ले लेते हैं, तो ऐसे ही टी जस्ट वॉक ओवर द लैंड ऑफ पी टू रीच हिज हाउस। टी जो है वो अपने घर को शॉर्टकट में जाने का रास्ता अपनाने के लिए कि भाई इधर से शॉर्टकट में निकल जाएंगे, वो पी जो है उसके घर के जो रास्ता होता है उधर से, उधर जो उसकी जमीन है पी की, उधर से वो निकलते हुए जाते हैं कि भाई हाँ यहाँ इधर से शॉर्टकट पड़ेगा, हम अक्सर ऐसा करते हैं हम। तो पी ने वहां पे एक नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है कि भाई ये कोई आम रास्ता नहीं है, इधर को नहीं जाना है, मेरी जमीन पर कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कुछ होता है तो मैं जिम्मेदार भी नहीं होऊंगा उसका। अब क्या होता है, टी हैज क्रिएटेड, अब टी ने क्या किया है, जब वहां नोटिस बोर्ड लगा हुआ था टी फिर भी गया है, तो क्या हुआ, समझ में आ गया होगा आंसर आपको, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन देख लेते हैं। टी हैज क्रिएटेड न्यूसेंस, बी ऑप्शन है वायलेटेड प्राइवेसी, या कमिटेड ट्रेसपास, या कमिटेड है नॉट कमिटेड एनी ट्रेसपास ऑन द लैंड ऑफ पी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें भैया सीधा सीधा सा क्लियर, इसमें कोई समझने वाली कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कि टी ने ट्रेसपास कमिट किया है, क्योंकि
ट्रेसपास में हमने देखा है कि बिना परमिशन के किसी की भी लैंड पर, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, अगर हम उस पर बिना परमिशन के, जहां पे नोटिस बोर्ड लगा हुआ है या कोई वो आम में पब्लिक के लिए नहीं है, वहां पर हम मतलब जहां पर नॉर्मल वे में जहां पर परमिशन जरूरी है वहां हम बिना परमिशन के हम एंटर करते हैं तो वो ट्रेसपास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा जल्दी लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ए मेड अ प्रपोजल टू सेल हिज मोटरसाइकिल टू बी ₹2500, बी एग्रीड टू बाई इट फॉर 2400, नहीं सॉरी 24,000, ठीक है। ए सोल्ड हिज मोटरसाइकिल टू सी फॉर इतने, द नेक्स्ट डे बी स्यूज ए फॉर डैमेजेस। यहाँ क्या होता है, ए अपनी मोटरसाइकिल बेच रहे हैं बी को ₹25,000 में। वो कहते हैं कि भाई मैं अपनी प्रपोजल देते हैं ए बी को कि भाई मैं अपनी मोटरसाइकिल बेच रहा हूँ बी 25,000 में, तुम लोगे क्या? तो अब उसने कहा कि भाई मैं 25,000 में तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं कितने में लूंगा, मैं लूंगा 24,000 में, बी ने कहा। अब ए क्या कहता है, ए करता है अगले दिन सी को 26,000 रुपए में वो मोटरसाइकिल बेच देता है। उसने बी को ये नहीं कहा कि भाई चलो ठीक है मैं तुम्हें बेचूंगा नहीं बेचूंगा, उसने उसको एग्री नहीं किया, ठीक है। वो बी तो सहमत था लेकिन उसने तो नहीं किया ना, ए ने तो नहीं कहा ना। तो अब यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। ए जो बी है हमारा वो सूट फाइल कर देते हैं, भैया उनका तो बहुत खराब लग गया, उनकी तो बेइज्जती हो गई कि भाई मैंने कहा तो मुझे तो जवाब दिया नहीं जब मेरी बात हो गई थी, तो सी को कैसे बेच दिया। तो देख लेते हैं ऑप्शन पहले। बी विल गेट द डिफरेंसेस ऑफ ₹1000, मतलब दोनों का जो 24,000 और 26,000 में जो 25,000 है उसका डिफरेंस 1,000 उसको मिलेगा। बी विल गेट डैमेजेस फ्रॉम ए, बी उससे जो उसका कंपनसेशन है वो लेगा। और सी या फिर क्या करेगा, वो सी के अगेंस्ट सूट फाइल करेगा, या बी विल नॉट लाइबल फॉर एनी डैमेज, बी कोई भी उसको मतलब कोई भी कंपनसेशन लेने के लिए, डैमेजेस लेने के लिए लाइबल नहीं होगा। यहाँ मैं एक बात बता देती हूँ, आपको खैर पता होगा फिर भी बता देती हूँ। एक वर्ड होता है हमारा डैमेज और एक वर्ड होता है हमारा डैमेजेस। तो यहाँ डैमेज का मतलब होता है हमारा लॉस या इंजरी, और डैमेजेस का मतलब होता है हमारा रिलीफ या फिर होता है भैया कंपनसेशन। भैया समझ में आना चाहिए, राइटिंग पे मत जाओ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होता है, सीधा सीधा आपको पता है, इसका ऑप्शन होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, ए ने कोई एग्री थोड़ा ही ना किया। ए एग्री कर देता कि भाई हाँ चलो मैं बताता हूँ नहीं बताता हूँ, कुछ तो बोलता तभी तो होता ना। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये मैंने देखो थोड़ा सा यहाँ मैंने प्रिंसिपल लिख दिया है। असॉल्ट इज कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू अनदर पर्सन यूज्ड टू फिजिकल फोर्स। जो हमारा असॉल्ट होता है, जो कि हमारा आईपीसी में असॉल्ट डिफाइन है हमारा, असॉल्ट डिफाइन है हमारा 351 में, ठीक है। और 350 में हमारा आ जाता है क्रिमिनल फोर्स, और 349 में आ जाता है हमारा फोर्स, ठीक है। तो असॉल्ट हमारा 351 आईपीसी में है सेक्शन में। अब प्रॉब्लम देख लेते हैं। रुस्तम विल एंड while entering into compartment of a train raised his fist in anger towards a person Sheetal just in front of him in the row to get way to enter into the train first but did not hit him। मतलब रुस्तम को जल्दी से ट्रेन के कंपार्टमेंट में चढ़ने के लिए उसने क्या किया कि जो दूसरा पर्सन था शीतल, उसको गुस्से से धक्का दे दिया, जो उसके सामने ही लाइन में था। होता है ना जब भीड़ रहती है कि भाई अंदर हो जाओ, इसलिए ताकि वो पहले से ट्रेन में उससे पहले से चढ़ जाए, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। हम ऐसे ही करते हैं, बस में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं जब भीड़ होती है कि कहीं हम छूट ना जाए, हमें सीट ना मिले। ट्रेन का तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि बस वाला तो एक बार को रोक भी लेगा, ट्रेन वाला नहीं रोकता जाओ तो जाओ। लेकिन वो क्या करता है, वो धक्का तो देता है उसको, लेकिन वो उसको चोट नहीं पहुंचाता है, वो उसको हिट नहीं करता है। तो रुस्तम ने क्या किया है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। इंसल्टेड शीतल, शीतल को इंसल्ट किया है। बी ऑप्शन, राइटली शोड हिज एंगर, सीधा सीधा उसे गुस्सा दिखाया। या डी, सॉरी सी, नॉट कमिटेड एन असॉल्ट ऑन शीतल, शीतल पे उसने कोई हमला नहीं किया है। या फिर कमिटेड एन असॉल्ट ऑन शीतल, या फिर उसने शीतल पर हमला किया है। तो यहाँ असॉल्ट किया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोई असॉल्ट वगैरह नहीं किया ना। असॉल्ट के लिए जरूरी होता है कि हमें सामने वाले का हम गेस्चर, गेस्चर मतलब हिंदी में बोलते हैं अंग विक्षेप वर्ड होता है, तो गेस्चर ज्यादा इजी है। तो कोई भी हमें ऐसी आशंका हमें सामने से एकदम से उत्पन्न होती है, एक के सामने वाले का ऐसा इंटेंशन है कि वो हमें गेस्चर करेगा हमारा किसी भी बॉडीली पार्ट को, तो वहां पर जैसे ही हमें वो बिल्कुल एकदम खतरा महसूस होता है तो वो असॉल्ट होता है और फिर हम उस पर रिएक्ट कर देते हैं, जैसे ही हमारी पोजीशन चेंज हो जाती है उसमें, ठीक है, तो वो असॉल्ट होता है। बस इसमें सबसे जो मेन वर्ड है वो यही है कि इसमें गेस्चर का यूज होता है, ठीक है। तुरंत से जैसे हमें महसूस होता है कि वो इंटेंशनली गेस्चर करना चाह रहा है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, डेविड मेड अ लिविंग ट्रेवलिंग फ्रॉम सिटी टू सिटी सेलिंग पेंटिंग्स दैट ही क्लेम्ड वर डन बाय ग्रेट आर्टिस्ट। जो डेविड है उसका क्या काम क्या है कि वो शहर शहर जाता है, घूमता है, किस लिए, क्योंकि वो बड़े बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग बेचता है। अब क्या हुआ, सिंस द आर्टिस्ट सिग्नेचर वर इन प्लेस मैनी पीपल फेल फॉर देम एंड परचेज द पेंटिंग्स। अब क्या होता है, जब आर्टिस्ट के सिग्नेचर होंगे तो भाई लगेगा ना कि भाई हाँ ये ऑथेंटिक है, देखो इतने बड़े आर्टिस्ट का इस पे सिग्नेचर हो रहा है। तो जब वो बेचने जाता है तो सिग्नेचर की वजह से लोगों की भीड़ लग जाती है। अब उसमें से क्या हुआ, वन ऑफ दीज आर्टिस्ट सॉ 3 of his alleged painting in a city gallery containing his name। अब उसमें से क्या हुआ कि एक आर्टिस्ट ने, भैया अपने वो होता है ना बुरा वक्त आता है तो कह के नहीं आता, तो उसने एक आर्टिस्ट ने क्या किया, अपनी पेंटिंग किसी गैलरी में देखी जहां वो बेच रहा था, और वो भी अपने साइन की 3 पेंटिंग, फर्जी काम। अब भैया उसने क्या किया कि उसने उसकी कंप्लेन कर दी पुलिस में। अब पुलिस ट्रेस्ड डेविड एंड इनिशिएटेड लीगल प्रोसीडिंग, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया और उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग चला दी। अब डेविड ने क्या ऑफेंस किया हमें ये बताना है। डेविड इज गिल्टी ऑफ फॉर्जरी एज द एडिशन ऑफ द सिग्नेचर वाज विद एन इंटेंशन टू मेक पीपल बिलीव दैट दोज वर द पेंटिंग्स ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट। डेविड ने क्या किया, फॉर्जरी का ऑफेंस किया है, क्योंकि उसने इंटेंशनली उस पर इसलिए सिग्नेचर किया था ताकि लोग ये विश्वास कर सकें कि भाई ये उसी वाले ओरिजिनल आर्टिस्ट का सिग्नेचर है और वो इसको खरीद लें। ऑप्शन बी देख लेते हैं, देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट डेविड एज द सिग्नेचर हैज नॉट डन एनी अल्टरेशन टू द आर्ट वर्क। दूसरा ऑप्शन कहता है कि भाई डेविड के अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो उसने सिग्नेचर किया है, जो बनाया है, वो उससे पेंटिंग तो खराब नहीं हुई ना, पेंटिंग तो एज इट इज है ना, उसने सिग्नेचर ही तो किया है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, डेविड इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस एज ही वॉज सेलिंग द आर्ट पीस ऑफ हिज लिविंग। डेविड ने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है क्योंकि वो अपना जीविका के लिए, अपनी लिवलीहुड के लिए वो उनको बेच रहा है, क्योंकि राइट टू लाइफ तो हमारा फंडामेंटल राइट भी है ना। आर्टिकल तो पता ही है खैर आपका, बच्चों वाला क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, those who buy the art piece from David ought to have been careful in checking it and ensuring that they were originals before purchasing it। अब ये कहता है कि उसने, डेविड ने उनको केयरफुली चेक नहीं किया था उस आर्ट पीस को, और ये इंश्योर, मतलब डेविड की यहाँ कोई गलती नहीं है, जो खरीदने वाले थे उनको ये देख लेना चाहिए था खरीदने से पहले कि क्या वो पेंटिंग ओरिजिनल है या नहीं है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। डेविड भैया गिल्टी ऑफ फॉर्जरी में आएंगे, और उनका एडिशन क्योंकि उसने जानबूझ के इंटेंशनली उसने उस पर सिग्नेचर किए हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है,
यहाँ पर आपको कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ पर आपको आईपीसी का कितनी मेहनत करनी है आपको, तभी तो पता चलेगा ना। आईपीसी का सेक्शन लिख बताना है मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि यहाँ आईपीसी का कौन सा सेक्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर तो बताना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा। अगर गलत भी बताएंगे तो उससे क्या होगा, अपनी गलती यही पता चल जाएगी। एग्जाम में गलती करने से अच्छा है पहले गलती कर लें, ताकि एग्जाम में गलती ना हो। ठीक है, तो इसलिए आप ये मत सोचना कभी भी कि हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे हमारा आंसर गलत होगा, कोई क्या सोचेगा। अरे सोचने तो जो सोचेगा, अपना आगे का तो सही हो जाएगा ना। जो गलती करेंगे हम अभी करेंगे ना। और ऐसा भी नहीं है कि आप बुक से खोल के देख के बताएंगे, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो बुक नहीं मिलने वाली है। एक बार गलती करेंगे उसका सही आंसर मिलेगा तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पी वॉज ए यंग एंड हेल्पलेस विडो, ये बड़ा मजेदार है मुझे तो इसको पढ़ के भी हंसी आई थी। पी वॉज ए यंग एंड हेल्पलेस विडो, एक यंग और हेल्पलेस विडो है, लिविंग ऑन द पावमेंट। वो कहाँ रहती है, रोड पर रहती है। जो वो बना होता है ना, क्या बोलते हैं, सड़क के दोनों तरफ जो बना रहता है, अरे सड़क की पटरी सी जो होती है उस पर रहती है। आर अ नेबर गेव हर अ हाउस रजिस्टर्ड इन हर नेम। अब कोई दयावान जो उसका पड़ोसी था उसने क्या किया, उसने एक घर को उसके नाम पर रजिस्टर्ड किया, लेकिन उसने कंडीशन क्या रखी वहां पर, उसने कंडीशन ये रखी कि भैया शी शुड अलाउ आर टू कीप हिज स्मगल्ड गुड्स एंड ड्रग्स, कि वो उस घर में जो वो चोरी करता है वो सामान रखने देगी और वो ड्रग भी रखेगा वहां पर। लेकिन क्या होता है, आफ्टर द रजिस्ट्रेशन वाज डन, जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि हमारी कॉन्ट्रैक्ट में उसने कंडीशन लिखी थी, आर जो है वो अपने एजेंट को कुछ पैकेट लेकर उसके घर में भेज देता है। शी रिफ्यूज्ड, और वो क्लियरली मना कर देती है, भैया जाओ। आर टोल्ड हर कंडीशन, आर उसको बताता है कि भाई देखो पहले हमने ये शर्तें रखी थी, तो वो जब तुम्हें ये घर तुम्हारा रजिस्टर्ड करवाया था उससे पहले, लेकिन वो फिर भी मना कर देती है, स्टिल रिफ्यूज, फिर भी मना कर देती है। अब पी के हमें जस्टिफाई करना है कि उसके साथ में क्या एक्शन लिया जाए। अब पी कहती है, पी के हम क्या कर सकते हैं, पी इज नॉट जस्टिफाइड एज शी डिड नॉट हैव द राइट टू डिनाई आर्स रिक्वेस्ट। पी को यहां जस्टिफाई नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने आर से रिक्वेस्ट किया था, आर ने उससे रिक्वेस्ट किया था, और यहां उसे मना करने का कोई राइट नहीं है। ये ना राइट टू डिनाई मतलब वो मना नहीं कर सकती है उसको, क्योंकि ये पहले से कंडीशन है, उसने प्रॉमिस किया हुआ है। सेकेंड है, आर कैन टेक बैक द हाउस बाय कैंसिलिंग द ट्रांसफर डीड। क्या आर जो है वो ट्रांसफर को कैंसिल कर सकता है जो उसने घर का किया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। P is right as she did not like smuggled goods to be kept in her house. P का ये राइट है कि वो स्मगल्ड जो गुड्स हैं, जो चोरी का हुआ सामान है, वो अपने घर में नहीं रखने दे। लास्ट है हमारा ऑप्शन, एज और आर वाज मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर इलीगल एक्टिविटीज, पी स्टैंड्स इज वैलिड इन लॉ। आर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इलीगल एक्टिविटी का है, और पी का ये राइट है, वैलिड राइट है, लॉ में उसे दिया गया है कि वो उसमें सहयोग ना करे उसका। तो भैया आंसर क्या हो जाता है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में ही आ गया होगा सबको, क्योंकि ये इलीगल और इमोरल वर्क है। क्या है ये, इलीगल एंड इमोरल वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जो है वो एक डॉक्टर है, कंडक्टेड ए hysterectomy sincerely on B and left a small cotton swab inside the abdomen। ए क्या है, एक डॉक्टर है, और वो हिस्टेरेक्टोमी का मतलब होता है गर्भाशय, वो गर्भाशय का सिंसियरली ऑपरेशन करते हैं। लेकिन क्या होता है, एक छोटा सा कॉटन की जो पट्टी होती है, स्वैब मीन्स होता है पट्टी, जो कॉटन की पट्टी होती है वो पेट के अंदर रह जाती है।
अब उसका रिजल्ट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है इसका, विच इज डेवलप्ड सम मेडिकल प्रॉब्लम्स, उस पट्टी के रहने से, कॉटन की जो पट्टी रहती है उससे मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब उसको जब ऑपरेशन हुआ है तो उसको परेशानी हो जाती है, पट्टी अंदर आ जाती है। अब उसको क्या करना पड़ता है, वो दोबारा से उसको सर्जरी करानी पड़ती है। तो ए ने क्या ऑफेंस किया, ए किस लिए लाइबल होगा, ए की हमें लाइबिलिटी बतानी है डॉक्टर की। लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस डज नॉट अराइज हियर एज अ परफॉर्म्ड ऑपरेशन सिंसियरली, यहाँ डॉक्टर की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि भैया उसने सिंसियरली अपना काम किया था, उसने कोई नेग्लिजेंसी नहीं की, क्योंकि हमने वर्ड यहाँ पे ये यूज कर दिया है ना, सिंसियरली। बी देख लेते हैं, ए इज लाइबल फॉर द नेग्लिजेंस एज ही फेल टू टेक प्रॉपर केयर ड्यूरिंग द सर्जरी, ए लाइबल होगा नेग्लिजेंस के लिए क्योंकि वो सर्जरी के दौरान में फेल हो गया, प्रॉपर केयर उसने नहीं की। भाई प्रॉपर केयर और कॉशन लेता वो तो क्या वो अंदर रहती, जैसे हुआ ना अक्षय कुमार की मूवी है करीना के साथ में, वो उसके पेट में घड़ी रह जाती है, वो ओम मंगलम मंगलम बोलती रहती है, वो वही मामला हो रहा है। ए थर्ड आता है, ए इज नॉट लाइबल एज ही डिड नॉट फोरसी एनी कॉन्सिक्वेंस एट द टाइम ऑफ सर्जरी, ए की कोई लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसने तो ऑपरेशन कर दिया, बाद में क्या होता है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, एज ओनली अ स्मॉल स्वैब वॉज लेफ्ट इन द एब्डोमेन देयर वॉज नो नेग्लिजेंस, डी क्या कहते हैं भैया, छोटी सी तो कॉटन रही है, कौन सा बड़ा उसने तूफान मचा दिया, कोई कैंची वगैरह तो छोड़ी नहीं है, छोटी सी तो कॉटन है ना, तो यहाँ कोई लाइबिलिटी नहीं बनी, कोई लापरवाही नहीं है। तो इसका देखो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लाइबिलिटी होगी, नेग्लिजेंस है क्योंकि उसने प्रॉपर केयर और कॉशन का यूज नहीं किया है, प्रॉपर से उसने देखभाल से काम नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ए वेंट फॉर स्विमिंग एट द म्यूनिसिपल स्विमिंग पूल, ए जो है वो म्यूनिसिपल के जो नगर पालिका का स्विमिंग पूल है वहां पर स्विमिंग करने जाते हैं। ए हैंडेड ओवर ऑल हिज वैल्यूएबल्स इंक्लूडिंग सम कैश टू एक्स, जो उनकी सारी वैल्यूएबल चीजें होती हैं इंक्लूडिंग कैश, उसमें जो कैश भी है वो किसको हैंड ओवर करते हैं, एक्स को, जो कि वहां पर गार्ड ऑन ड्यूटी फॉर सेफ कस्टडी, जो कि सेफ कस्टडी के लिए वहां पर गार्ड का ड्यूटी पर है, उसको वो हैंड ओवर करते हैं। एज नोटिफाइड बाय म्यूनिसिपालिटी, जैसा कि म्यूनिसिपालिटी ने नोटिफाई किया हुआ, अलग से एक सूचना मतलब नोटिस बोर्ड लगाया हुआ है कि भाई तुम अपनी चीजें इनको दे सकते हो। आफ्टर स्विमिंग फॉर 1 आवर, 1 घंटे के बाद में जब वो आते हैं, ए केम आउट एंड सर्च एक्स, जब वो बाहर आते हैं तो वो गार्ड को ढूंढते हैं। अब क्या हुआ, ही फाउंड अनदर गार्ड ऑन ड्यूटी, वो ड्यूटी पर दूसरे गार्ड को पाते हैं। दैट गार्ड इन्फॉर्म्ड ए दैट एक्स हैड गॉन होम आफ्टर कंप्लीटिंग हिज शिफ्ट एंड डिड नॉट हैंड ओवर एनीथिंग टू बी गिवन टू ए, और वो कहता है दूसरा गार्ड कि भैया वो मुझे कुछ नहीं दे के गए, वो तो अपने घर चले गए अपनी ड्यूटी पूरी करके, वो मुझे कोई भी सामान हैंड ओवर करके नहीं दे गए हैं। ए रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट, अब भैया जिनका सामान खोआ वो तो पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, तो वो कंप्लेंट कर देते हैं। एक्स वॉज ट्रेस्ड, एक्स को ढूंढा जाता है और वो पकड़ लेते हैं उनको, तो वो पुलिस को बताते हैं कि ही सोल्ड ऑल द वैल्यूएबल्स एंड एंटायर कैश वॉज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग लिकर, उन्होंने सब सामान बेच दिया और भैया जो पैसा था वो उन्होंने ड्रिंक कर ली, मतलब शराब पीने में खर्च कर दिया। व्हाट ऑफेंस इफ एनी वॉज वर कमिटेड बाई एक्स, अब एक्स ने यहाँ पर कौन सा ऑफेंस किया है, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर हो जाता है इफ एट ऑल एक्स इज लाइबल इट इज फॉर क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ओनली, यहाँ पर केवल उसने मिस अप्रोप्रिएशन किया है एक्स ने, इसके लिए लाइबल होगा। बी ऑप्शन कहता है एक्स इज लाइबल फॉर क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन एंड एम्बेजलमेंट, मतलब वो क्रिमिनल अप्रोप्रिएशन मतलब दुर्व्यपदेशन, आपराधिक दुर्व्यपदेशन के लिए तो होंगे, लेकिन उन्होंने गबन भी किया है पैसे का, सामान का। सी ऑप्शन देख लेते हैं, सी कहता है एक्स इज नॉट गिल्टी, ये नॉट गिल्टी कह देते हैं, ऑफ क्रिमिनल अप्रोप्रिएशन मिस अप्रोप्रिएशन एज ही डिड नॉट मेक एनी पर्सनल गेन आउट ऑफ दोस आइटम्स विद देम, वो कहते हैं कि उसमें से भाई क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने यूज में थोड़ा ही ना कुछ लिया है, इसलिए यहाँ क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन नहीं होगा। डी कहता है एक्स इज लाइबल फॉर थेफ्ट एज ही टुक एज प्रॉपर्टी विदाउट एक्स परमिशन, वो कहते हैं कि यहाँ थेफ्ट होगा क्योंकि उन्होंने उसकी प्रॉपर्टी को बिना उसकी परमिशन के लिए, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये वाला तो हट गया, बचे हमारे 3।
इसमें से हम देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन होता है इसमें ऑप्शन नंबर बी। कि भाई देखो, केवल और केवल मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं हो सकता भाई, गबन भी तो आ गया, अगर ये वर्ड नहीं होता यहाँ पे तो फिर तो हो जाता। ठीक है, तो अब यहां पर देख लेते हैं हम, मिस एप्रोप्रिएशन हमारा है आईपीसी में 403 से है। ठीक है, 403 है, 404 है, 405 है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आ जाता है 405 में, तो वही सब आ जाता है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ क्या है, ए ऑफर मेड बाय वन पार्टी व्हेन एक्सेप्टिंग बाय अनदर मेक्स इट अ कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी जब किसी को ऑफर देगी, जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अदरवाइज नहीं बनता है। यहाँ ये मैंने लिखा रहने दिया है, ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने ये लिख दिया है यहाँ पर। तो देख लेते हैं हम क्या है सिचुएशन। पी ऑफर टू सेल हिज हाउस फॉर 20 lakhs टू आर। पी अपना घर बेचने वाला, पी जो है वो अपना घर बेचना चाह रहे हैं 20 लाख में आर को। आर कहता है पी को कि भाई वो तो जो घर है आपका वो 15 लाख में खरीदने के लिए केवल तैयार है, वो केवल 15 लाख ही देगा भैया, 20 लाख में वो नहीं खरीद सकता, आर कहता है। पहली सिचुएशन तो हमारी ये हो गई। सेकंड, अब यहां पर उसने बताया ही तो ना, कंप्लीट तो नहीं हुआ ना, उसने क्रॉस ऑफर दे दिया, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक्सेप्ट किसी ने नहीं किया। सी वॉज लुकिंग फॉर अ हाउस फॉर नॉट मोर देन 25 lakhs। अब यहाँ कहते हैं कि सी एक घर देख रहा है, ढूंढ रहा है खरीदने के लिए, लेकिन वो कह रहा है कि वो 25 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका पैसा। पी इन्फॉर्म पी उसे बताता है कि भाई जो सी का घर है वो सी बेच रहा है 20 लाख में। तो यहाँ पे भी केवल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ आगे की बात नहीं हो रही है। सी कहता है के वांटेड टू बाई सम ओल्ड फर्नीचर, के ओल्ड फर्नीचर खरीदना चाहता है, और एल उसे बताता है के को कि भाई ये जो पुराना फर्नीचर है 10,000 में बेच रहा है के। यहाँ पे भी केवल इंफॉर्मेशन हुई। डी कहता है आर एडवर्टाइज टू सेल हिज ओल्ड कार फॉर प्राइस ऑफ ₹3 lakhs। आर कहता है, आर अपनी कार को बेचने का एडवर्टाइज निकालता है 3 लाख में, और एस उस एडवर्टाइज को देखते हुए वो कहता है कि भाई मैं 2,50,000 में तुम्हारी कार को खरीदना चाहता हूं। आर उसको एग्री हो जाता है कि ठीक है मैं तुम्हें ये बेच रहा हूं, ले लो। तो यहाँ ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, क्योंकि ऑफर भी हुआ, प्रपोजल हुआ, एक्सेप्टेंस हो गया, प्रॉमिस हो गया, और एग्रीमेंट हो गया। और एग्रीमेंट जब हमारा हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। सिचुएशन 4 ओनली इज करेक्ट, सिचुएशन 2 and 4, सिचुएशन 1 2 और सिचुएशन ओनली 3। तो भैया यहाँ सीधा सीधा ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। फैक्ट क्या है, पी सबमिटेड ए रिटर्न कंसेंट टू सर्जन। पी सर्जन को एक रिटर्न कंसेंट देते हैं, किस लिए देते हैं, अंडरगोइंग अ सर्जिकल ऑपरेशन, एक ऑपरेशन करने के लिए वो उसको कंसेंट देते हैं, किस लिए, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के ऑपरेशन के लिए कंसेंट देते हैं, मतलब होता है ना डॉक्टर पेपर दे देते हैं पहले उस पर सिग्नेचर कराने को, तो वो हमारी कंसेंट लेते हैं कि भाई वो अपनी मर्जी से जबरदस्ती से ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, या जो भी ट्रीटमेंट ऑपरेशन में ही लेते हैं मोस्टली, वो उनका बचाव होता है इसलिए लेते हैं वो, कि भाई हाँ हमने जो वो बहुत सारी वो पढ़ी है हमने मैक्सिम, या हम अभी नहीं करेंगे, टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, टाइम ज्यादा हो जाएगा, फिर बाद में फिर किसी दिन उसको बता दूंगी। द सर्जन वाइल डूइंग सर्जरी ऑल्सो रिमूव द गैल ब्लेडर। अब क्या करता है सर्जन, उसने तो अपेंडिक्स का कराना था लेकिन उसने गैल ब्लेडर भी निकाल दिया। अब यहाँ क्या होगा, पी इज रिक्वायर्ड टू पे एक्सपेंसेस फॉर सर्जरी फॉर अपेंडिक्स बट नॉट फॉर गॉल ब्लेडर। अब यहाँ क्या कहते हैं कि पी जो है वो केवल सर्जरी के जो पैसे देगा वो केवल अपेंडिक्स के देगा, ना कि वो गॉल ब्लेडर के भी देगा। बताओ कुछ बात है। पी सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। पी कैन क्लेम डैमेजेस फॉर एस। पी क्लेम कर सकता है डैमेजेस के लिए एस से। ये डैमेजेस बताया मैंने अभी पीछे, डैमेज और डैमेजेस में क्या फर्क रहता है। पी इज नॉट बाउंड टू पे एक्सपेंसेस ऑफ द सर्जरी। पी सर्जरी का कोई भी एक्सपेंस देने के लिए लायबल नहीं है। या डी, पी कैन नॉट क्लेम डैमेजेस फ्रॉम एस। पी कोई भी क्लेम नहीं ले सकता है एस से। तो इसका आंसर हो जाता है भैया हमारा बी।
पी कैन क्लेम डैमेजेस फ्रॉम एस, वो डॉक्टर से मांगेगा, भाई कंपनसेशन नहीं लेगा, ऑपरेशन तो अपेंडिक्स से कराना था, उन्होंने तो गॉल ब्लैडर भी निकाल दिया, तो उसको तो परेशानी हो गई ना, तो वो कंपनसेशन ले सकता है उनसे, उसका राइट हो जाता है, ये हो सकता है जेल भी पहुंच जाए डॉक्टर साहब। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट, ए सोल्ड ईच कार, फैक्ट मतलब प्रॉब्लम, ए सोल्ड ईच कार टू बी, ए अपनी कार को बी को बेचता है, आफ्टर दिस बी रिक्वेस्टेड टू ए, लेकिन बी कहता है भैया मेरी कार को अपने पास ही रख लो 1 महीने के लिए, ए इस पे एग्री हो जाता है। अब हमें बताना है क्या क्या चीज होती है, सिचुएशन देख लेते हैं। सेल विल बी कंप्लीटेड व्हेन बी विल टेक द डिलीवरी ऑफ द कार, वो कहते हैं कि जब डिलीवरी दी जाएगी तब सेल कंप्लीट होगी, अदरवाइज तो नहीं हुई। बी कहता है सेल ऑफ अ कार इज कंप्लीट, कार की जो सेल ऑफ द कार है, जो सेल वाला प्रोसीजर है कार का, वो हमारा भैया कंप्लीट हो चुका है। सी कहता है सेल ऑफ कार इज नॉट कंप्लीट, जो कार सेल है इसका कार का वो कंप्लीट नहीं हुआ है। डी कहते हैं सॉरी डी कहते हैं सेल विल बी ऑटोमेटिकली कंप्लीटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ, डी कहता है कि 1 महीने के बाद में जो सेल है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाता है हमारा सीधा सीधा सा ऑप्शन नंबर बी। भाई कार की जो सेल का प्रोसीजर है वो तो कंप्लीट हो गया ना, हमने कहा सोल्ड मतलब बेच दी है, हमने ये नहीं कहा सेलिंग या सेल, यहाँ सोल्ड हमने वर्ड यूज किया है सॉरी, ये हमने वर्ड सोल्ड यूज किया है, इसका मतलब काम हो चुका है, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो कार उसने बेच दी, लेकिन ये जो प्रोसीजर है इसको हम नाम देते हैं बेलमेंट, इसको नाम देते हैं हम बेलमेंट, ठीक है। तो यहाँ बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हमारा पूरा हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए कंप्लीट हो गया है। आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।